Hello. Teachers and my dear friends, a very good afternoon to all of you. I, Priyanshu Agnihotri from Mechanical Department. Today we all are gathered here to know about government scheme of funding the startup. Dear student, you know that many ideas are not able to convert in the startup or enterprise due to lack of fund. Or we can say that unknowing the agency that we can provide the fund to startup. So, Mr. Rahul Mishra sir, Assistant Director of MSME Nagpur, are here to guide us about the scheme and the procedure to get the fund. Now I request HOD of Department, Mr. Amit Tajni sir, to felicitate our guest, Mr. Rahul Mishra sir. Thank you, sir. Now I request Mr. Rahul sir to take a dive and guide us. स्टूडेंट्स का क्या प्रोफाइल है थोड़ा आप मुझे पहले स्टूडेंट सर ये अपने सारे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड और थर्ड ईयर। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग थोड़ा कैजुअली बात करेंगे, मैं थोड़ा बहुत डिसिप्लिन वे में नहीं रह पाता हूँ। आज आप लोग इस सेमिनार में आए हुए हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है आप लोग कोई बता सकता है इस सेमिनार में आने का? एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि हम हमारा खुद का बिजनेस बोले या हिंदी में स्वयं रोजगार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सही समय है, यू आर एट द राइट एज इस सेक्टर को चूज करने के लिए, और दिस इज द राइट टाइम, ताकि आप जब अपना फाइनल ईयर कंप्लीट करेंगे और यू विल पास आउट फ्रॉम द कॉलेज, तो यू विल हैव प्लान कि आपको क्या करना है, हाउ यू आर गोइंग टू मूव अहेड। कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोगों का एक माइंडसेट अलग होना चाहिए। मतलब जो हमारा आज कॉलेज का या एकेडमिक माइंडसेट रहता है पढ़ते समय, ये काफ़ी लिमिटेड होता है, और इसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप की भाषा समझ में नहीं आएगी। हाँ, अगर अभी से आप एंटरप्रेन्योरशिप पे कुछ बुक्स रीड करें तो आपको समझ में आएगा कि किस किस हॉरिजॉन में आपको सोचना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए या आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हर चीज़ को आपको पहले तो बिजनेस के एंगल से देखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हो रही है तो यू हैव टू थिंक हाउ आई कैन मेक और यूटिलाइज दिस फॉर डूइंग द बिजनेस एंड मेकिंग अ मनी। तो अगर आप इस एंगल से सोचना शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी जो है साहब, जैसे भी आज आपका सेशन हो रहा है, ऐसे ही आप नेक्स्ट वन बिफोर पासिंग आउट द कॉलेज यू विल बी वेरी मच क्लियर कि हमें किस तरीके से आगे मूव ऑन करना है। तो भी हम सर से ये डिस्कशन हो रहा था बिफोर कमिंग टू प्रेजेंटेशन। सर प्रेजेंटेशन लगा दिया क्या मेरे इसमें? तो बिफोर कमिंग टू प्रेजेंटेशन मैं सर से वही डिस्कस कर रहा था कि सर भी सजेस्ट कर रहे थे कि सर एक कंटिन्यूअस प्रोग्राम होना चाहिए बच्चों के लिए, जिसमें एक कंप्लीट पूरा जाके स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर चीज़ उसमें कवर हो। तो हमने ये डिसाइड किया सर ने कि पहले हम प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन पे ध्यान देंगे। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी रहता है हमें क्या प्रोडक्ट में काम करना है। सबकी नई नई आइडियाज़ होती है, किसी का कोई कन्वेंशनल आइडिया है, किसी का कोई नई आइडियाज़ है। तो वी रिस्पेक्ट बोथ द थिंग्स,
आपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, सर्विसेज करना चाहते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो। बिजनेस जो ये 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग के लिए यू रिक्वायर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, रॉ मटेरियल, यू विल प्रोसेस द थिंग्स एंड आप कुछ गुड्स बनाएंगे, कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिसको आप मार्केट में सेल करेंगे। सर्विसेज में यू नीड टू हैव सम टूल्स, टैकल्स, इक्विपमेंट्स जिसकी मदद से आप सर्विसेज प्रोवाइड, यू आर नॉट गोइंग टू मैन्युफैक्चर, यू आर गोइंग टू प्रोवाइड सर्विस। जैसे कोई कंप्यूटर रिपेयर का सर्विसेज दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर मेकिंग जो करते हैं आप लोग, प्रोग्राम्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इट इज सर्विस एक्टिविटी, इट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। सिमिलरली कोई इंडस्ट्री में कोई इलेक्ट्रिकल के हैं या मैकेनिकल के हैं, आप लोग मेंटेनेंस का उनका काम ले रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं प्लांट का, तो इट इज अ सर्विस एक्टिविटी। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपने कहीं से मटेरियल लिया, अपनी XYZ फर्म बना ली, प्रोप्राइटरशिप बना लिया, प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना ली, पब्लिक लिमिटेड बना ली, आपने मटेरियल लिया, आपकी कोई शॉप है या कोई जो भी गोडाउन है, मटेरियल लिया और उसको सेल कर दिया, आपको आपका प्रॉफिट मिल जाता है उसके अंदर, होलसेल प्राइस एंड रिटेल प्राइस। तो ये 3 तरीके से आप अपना बिजनेस कर सकते हो। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अब ये तीनों बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेडिंग, सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा क्या करना चाहते हो। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि आपको बिजनेस क्यों करना है, बराबर है कि नहीं? आपको ही पता है जॉब बहुत कम है तो मुझे बिजनेस करना है, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो अभी वो चीज़ें बोलना जॉब नहीं है इसलिए वो सब कोई मतलब का नहीं है। तो आपको प्रोडक्ट चूज करना है। पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट आपके इंटरेस्ट पे भी है, आपके इंटरेस्ट किस प्रोडक्ट में है, आपके कुछ सराउंडिंग में आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा चल सकता है, उसका आप मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं तो वो प्रोडक्ट ले सकते हैं आप। या कहीं से कोई एक्सपर्टीज है किसी की, टेक्निकल एक्सपर्टीज, सर लोगों के बहुत सारे पेटेंट्स रहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा है बहुत सारे पेटेंट्स रहते हैं सर लोगों के, तो आप ऐसी आइडियाज भी ले सकते हैं कि उसको मैं कमर्शियलाइज करूंगा सर लोगों के साथ टाइप करके। तो ये 3-4 वेज है। या आपका कोई और इंटरेस्ट हो गया या आपको कोई नॉलेज है, जैसे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो आप कोई मैकेनिकल वर्कशॉप का सोच सकते हो, CNC वगैरह का जो भी मशीन्स होता है वो सब लगा सकते हो। तो आपने एक बार प्रोडक्ट चूज करना है। फिर वो प्रोडक्ट चूज करने के लिए सपोज आपने कोई ऑटोमोबाइल पार्ट चूज कर लिया कि मैं ये पार्ट बनाऊंगा XYZ, ठीक है। अब वो पार्ट बनाने के लिए आपको ये देखना है कि इसके लिए मशीनरी क्या लगने वाली है हमको। तो अब ये कैसे देखेंगे आप, सिंपल है, आप लोग दिन भर मोबाइल पे रहते ही हैं, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो सिमिलरली आपको नेट पे सर्च करना है कि ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाने के लिए, ये X कंपोनेंट बनाने के लिए व्हाट आर द मशीन्स रिक्वायर्ड एंड हु आर द सप्लायर्स फॉर दिस। मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ एकदम आपको, नॉट नथिंग थियोरेटिकल इन दिस। तो आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू राइट द ईमेल कि आई वांट टू मैन्युफैक्चर सो एंड सो कंपोनेंट, काइंडली प्रोवाइड मी योर टेक्नो इकोनॉमिकल या टेक्नो कमर्शियल ऑफर। उसमें क्या होता है, वो आपको इमीडिएटली ऐसे 4-5 लोग जो भी सप्लायर्स आपको दिख रहे हैं, आप उनको कांटेक्ट में जा सकते हैं और यू कैन आस्क देम, दे विल गिव यू कोटेशन कि उनकी मशीन है, उसका स्पेसिफिकेशन आ जाएगा, क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, कितना क्या स्पेसिफिकेशंस के बनेंगे, मेंटेनेंस कैसा रहेगा मशीन का, पावर कंजम्पशन क्या रहेगा, इट इज ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, ये चीजें आ जाएगी, कितने की है वो भी मिल जाएगा आपको। तो उससे आप एनालाइज कर सकते हो। अगर आपके पास में 10 चीजें दे दी तो यू कैन चूज द व्हाट इज द बेस्ट इन दिस। तो आप उसमें से बेस्ट जो ये टेक्नोलॉजी है, यू हैव टू चूज दैट डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑल्सो।
एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी। आपने मशीन चूज कर ली, मशीन चूज करने के बाद में उसकी जो पैरामीटर्स है, स्पेस कितना लगेगा वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, कितना एरिया लगेगा 1000 स्क्वायर फीट में, 2000 फीट, 4000 फीट, ये सारी चीज़ें जब फाइनल हो जाती हैं देन यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए बहुत सारे सोर्सेस हैं। आपके लेवल पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे हमारा वेबसाइट है dcmsme.gov.in, डेवलपमेंट कमिश्नर MSME.gov.in। वो वेबसाइट पे जाने के बाद में, मैं स्लाइड पे बाद में आता हूँ, ये प्रैक्टिकल चीज़ अपन बात करते हैं। तो वो साइट पे आपको बहुत सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स कहा जाता है जिसको, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो है आप निकाल कर देखेंगे तो उसमें ये जो भी बातें मैं कर रहा हूँ वो सारी बातें उसके अंदर आती हैं। उसमें आ जाएगा इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोजेक्ट, देन उसका स्कोप क्या है, देन उसके लिए कितना टाइम लगेगा आपको वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए, मार्केट कहाँ पे है उसका, शेड्यूल क्या होगा, मशीनरी की लिस्ट आ जाएगी अलॉन्ग विद स्पेसिफिकेशन एंड उसकी प्राइस क्या है, आप प्रोडक्शन कितना करोगे, उसके लिए लाइसेंसेस क्या लगने वाले हैं आपको, उसके बाद में क्वालिटी क्या प्रोडक्ट की निकलेगी, देन उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू क्या है वो प्रोडक्ट का, और डिपेंडिंग ऑन योर परचेज वैल्यू, प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड सेल वैल्यू आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हो और आपका साल भर का टर्नओवर कितना होगा वो निकालते हो आप। फिर उसमें आपकी फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी कैलकुलेशन आप वहाँ देख के कर सकते हो। इंजीनियरिंग का बच्चा जो M1, M2, M3, M4 पढ़ता है वो आसानी से कर लेगा, ये बहुत इजी रहता है। तो आप जो है उसमें ब्रेक इवन पॉइंट होता है, BEP कहा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो होता है, वो आप निकाल सकते हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखकर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा वो आप निकाल सकते हो। तो ये पूरे सारे कैलकुलेशन आप जब करते हैं तो वो अपने को पता चलता है कि वो वेदर दिस प्रोजेक्ट इज फिजिबल और नॉट। अगर आपको लगता है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अच्छा आ रहा है, लेस देन 50 है, तो इट इज गुड। तो फिजिबिलिटी एक बार हमें पता चल गई प्रोजेक्ट की, देन वी कैन गो फॉर द फाइनेंशियल ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास हैं। तो वी आर हैविंग वेरियस स्कीम्स, वेदर इट इज इनोवेटिव प्रोडक्ट या इट इज अ कन्वेंशनल प्रोडक्ट जो आ रहा है, आप उसी का सेम प्लांट रिपीट कर रहे हो, सेम मशीनरी यानी सेम प्रोडक्ट निकालने प्रोडक्शन करने वाले हो। तो लेकिन स्कीम्स जो है, जैसे PMEGP स्कीम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है किसी ने PMEGP के बारे में? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम सुना है? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ MSME का स्कीम है। एंड जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है, DIC, जिला उद्योग केंद्र, या KVIC है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी ग्राम उद्योग जिसको कहा जाता है। ये दोनों एजेंसी इसके लिए नोडल एजेंसीज हैं। आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है आपको PMEGP के साइट पे ऑनलाइन सबमिट करना होता है। जो भी डेटा रहता है जब आप ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में लगने वाला सारा डेटा आपके पास में बिल्कुल रेडी रहता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के फॉर्म में। देन यू हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन, जो होता है PMEGP की वेबसाइट है kviconline.gov.in, वो मैं दिखाऊंगा स्लाइड में भी आपको। इसमें आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में उसमें आपको 2 बैंक के ऑप्शन देने होते हैं, जिसमें भी आपका अकाउंट है, जो भी बैंक में आप लोगों का अकाउंट है, या नए बैंक में भी आप दे सकते हो। तो जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, 2 प्रेफरेंस बैंक्स देने होते हैं कि आप कौन से बैंक से फंडिंग करवाना चाहते हो। फिर आपकी केस जो होती है, सपोज DIC के पास गई तो DIC उसको स्क्रूटिनी करता है आपकी एप्लीकेशन को, और वो अगर इफ इट इज ओके वो आपकी कंसर्न जो आपने प्रीफर्ड बैंक डाला हुआ है वो बैंक को आपकी केस चली जाती है। देन बैंक क्या करता है, वो आपकी साइट विजिट करेगा, आपका KYC वेरीफाई करेगा। अभी आप स्टूडेंट हो तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न पे क्वेश्चन ही नहीं आता है, लेकिन आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेसिडेंशियल प्रूफ जो है, ये सारी चीज़ें वो वेरीफाई करेंगे। आपको वो प्रोजेक्ट का कितना नॉलेज है, क्योंकि आप बिजनेस चलाने वाले हो तो आपको मालूम होना चाहिए हर चीज़ उसकी A to Z। तो वो आपकी पूरा एनालिसिस करेगा,
आपका कॉन्फिडेंस कितना है प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, आप कैसे बिजनेस चलाओगे। अगर उनको लगता है कि यस आपको सारा नॉलेज है एंड यू कैन रन दिस, तो डेफिनेटली वो आपको फंडिंग देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग सब्सिडीज अवेलेबल है पीएमईजीपी स्कीम में। जनरल कैटेगरी के लिए 15% है, SC/ST के लिए 25% है, और वुमेन के लिए भी 25% इन अर्बन एंड रूरल में 35% मिलता है। इसके साथ साथ आपके पास में अराउंड 5 to 10%, 15% मार्जिन मनी जो होता है डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी, ये आपको खुद का लगाना होता है। मार्जिन मनी जो होती है 10 लाख तक का अगर प्रोजेक्ट है तो ये काफ़ी इजीली हो जाता है। 10 लाख के ऊपर अगर है तो उसमें आपका थोड़ा स्क्रूटिनी ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना बड़ा अमाउंट रहेगा यू हैव टू उतना ज़्यादा स्क्रूटिनाइज्ड होगा कि आपका ये बिजनेस सक्सेसफुली चलेगा या नहीं चलेगा। एक बार आपका फंड बैंक वेरीफाई करेगा, अगर उन्होंने ओके कर दिया तो यू हैव टू अटेंड सम 14 डेज का ट्रेनिंग होता है उनका। वो ट्रेनिंग आप अटेंड करते हो, उसके बाद में आपका फंडिंग स्टार्ट होता है। जो भी मशीनरी की कोटेशंस आपने प्रोजेक्ट में लगाई हुई है, मशीनरी का फंडिंग सप्लायर को जाता है सो दैट यू कैन गेट दैट मशीनरी। और जो भी रॉ मटेरियल का आपका अमाउंट होता है, यानी जो रॉ मटेरियल भी हमको लगने वाला है 3 महीने या 6 महीने, वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता है, जो आप टाइम टू टाइम यूटिलाइज करते हो। अब आपने प्रोडक्ट बना लिया या सर्विसेज सेटअप कर ली, कंप्यूटर सेटअप कर लिया, कंप्यूटर रूम क्या कहते हैं कैफे, इंटरनेट कैफे बना दिया, या कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो, या कोई मैकेनिकल वर्कशॉप प्लान कर लिया आपने। अब आता है कि आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग, क्योंकि हम ये सब जो कर रहे हैं, जब तक हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। तो कई बार लोग आते हैं, सर हम बना तो रहे, हमारा माल नहीं बिक रहा। तो व्हाट वी सजेस्ट कि आप उल्टा आइए, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डायरेक्टली इन मैन्युफैक्चरिंग, यू कम विद द ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग के लिए भी स्टैंड अप इंडिया का स्कीम है, standupmitra.in करके वेबसाइट है, आप उसको देख सकते हैं। उसके अंदर में 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स जो है ट्रेडिंग के भी कवर होते हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग का बिजनेस करना है तो आप स्टैंड अप इंडिया स्कीम में या बैंक की कोई भी स्कीम में डायरेक्टली जो है वो आपको फंडिंग करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, पैसा लगता है आपको रॉ मटेरियल्स और जो आपकी कॉस्टिंग्स रहती है, ऑपरेशनल कॉस्ट, उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि मैं कैमरा मैन्युफैक्चर करूँगा, या सॉरी ट्रेडिंग करूँगा कैमरे की, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि इस सेगमेंट में क्या वेराइटीज़ हैं, आज एडवांस टेक्नोलॉजीज़ क्या आ गई हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे देखने। देन आपको आपका फर्म बनाना है, प्रोप्राइटरशिप फर्म बना सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड भी बनता है, पार्टनरशिप भी होता है, देन पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बना सकते हो। इस टाइप की फॉर्म बना के आप जो भी रजिस्ट्रेशंस लग रहे हैं, आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन है, GST का रजिस्ट्रेशन है, जो भी रजिस्ट्रेशंस आपको एप्लीकेबल है वो रजिस्ट्रेशंस करके यू कैन गो एंड सर्च द क्लाइंट ऑल्सो। या फिर आप जॉब वर्क करवा सकते हो, आप अपना ब्रांड रजिस्टर्ड कर सकते हो। मैं एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर मुझे बिजनेस करना होगा तो मैं इसी वे में जाऊँगा। आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करिए, आपका कोई सपोज आपने डिसाइड, क्योंकि ट्रेडमार्क में अराउंड 43 या 44 क्लासेस होते हैं। अगर सपोज मैंने ये सैमसंग का जैसे ब्रांड है ये, तो सैमसंग ने एक पर्टिकुलर क्लास, जो मोबाइल फ़ोन का क्लास होगा उसके 1 2 3 4 43, वो पर्टिकुलर क्लास में उसको ये ब्रांड दिया गया हुआ है। बट ये सेम ब्रांड वो दूसरे प्रोडक्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकता है अदर देन दिस इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल एंड। तो आपने अगर प्रोडक्ट चूज कर लिया तो यू कैन गो फॉर योर ब्रांड रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, और फिर आप किसी और से भी जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर है आप उससे जॉब वर्क पे बनवा के ले सकते हो, और अपना ब्रांडिंग करके यू कैन सेल योर प्रोडक्ट। दिस इज वेरी इजी फंडा। बस आपको क्या करना है, आपकी ब्रांड की पब्लिसिटी करनी है, एंड यू हैव टू इन्वेस्ट मनी ऑन ब्रांडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट और पब्लिसिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। आपने आज देखा होगा कि
हम हमारे प्रोडक्ट को जिस क्लास में पोजीशन करेंगे उस हिसाब से हमको रेवेन्यू आने वाला है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा मुझे लोअर क्लास में प्रोडक्ट रखना है, तो आपका यू हैव टू, तो उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट की रेंज सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके लग रहा है आप जहाँ पे बिजनेस करने जा रहे हो वहाँ 1000 रुपए की रेंज की शर्ट चलती है, अगर आप वहाँ 5000 की रेंज के कपड़े रखोगे तो नहीं बिकेंगे ना आपके। या जहाँ 5000 की रेंज के कपड़े या उस लेवल की क्वालिटी के चलते हैं, अगर आप वहाँ लो क्वालिटी का ले जाओगे तो कोई नहीं खरीदेगा। तो आपको आपकी प्रोडक्ट को पोजीशन करना है, और इट इज ऑलवेज सजेस्टेड टू गो फॉर द क्वालिटी। आपकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी आपका एंड सर्विस तो कस्टमर बेस्ड उतने जल्दी अच्छा बनेगा आपका। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है CMEGP चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्टैंड अप इंडिया का स्कीम है, देन CGTMSE एक स्कीम है हमारा, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये सारी स्कीम्स में आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको आप फंडिंग ले सकते हैं इन स्कीम्स के थ्रू। मेथड सेम है जो पहले अपन ने बात कर लिया, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, एप्लीकेशन, सेम मेथड रहेगा चाहे आप कोई भी स्कीम में जाइए। तो PMEGP, CMEGP, स्टैंड अप इंडिया, CGTMSE, ये सारी स्कीम्स में आपको प्रोजेक्ट के लिए चाहे आपको इनोवेटिव हो या जो रेगुलर प्रोडक्ट है उसमें फंडिंग मिलता है आपको। अब एक्सक्लूसिवली हम लोगों का जैसे बिजनेस इंक्यूबेशन का स्कीम है, आपके कॉलेज में पोस्ट इंस्टीट्यूट करके मिला हुआ है आपको रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ MSME का, उसके अंदर में हम लोग जो होता है आपकी जो इनोवेटिव आइडियाज होती हैं, इनोवेटिव आइडियाज को पर आइडिया 15 लाख रुपीज का ग्रांट मिलता है। यू विल गेट पीरियड ऑफ 1 year to develop that idea into the product. After that you have to क्या कहते हैं उसको commercialize that, पेटेंट वगैरह करा के जो भी applicable हो, you have to commercialize that idea. For that you will get the seed capital of 20 lakhs. अब कई बार बहुत सारी आइडिया सबमिट होती हैं लेकिन उसमें ना सिलेक्ट नहीं होती आइडिया। प्रॉब्लम क्या रहता है कि वो बहुत ही क्या कहते हैं उसको कि कोई भी आइडिया जब हम ले रहे हैं तो उसका एक तो वो इनोवेटिव होना चाहिए, देन इट शुड बी सोशली एप्लीकेबल। उसका जैसे आपका आइडिया कंप्लीट हो गया, नर्चर कर लिया, तो उसका कुछ तो सोसाइटी में बोलो या इंडस्ट्री में बोलो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो इस टाइप की आइडियाज जो है वो जल्दी सिलेक्ट होती है, न्यू आइडिया एंड उसका सोशली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो आपको इस टाइप की आइडिया पे ध्यान देना है जो प्रैक्टिकली आपका नर्चरिंग होने के बाद में आप उसको कमर्शियलाइज करते हैं, तो इट शुड बी आइदर इंडस्ट्री बेस्ड और द सोसाइटी बेस्ड आइडिया आपका होना चाहिए। तो बिजनेस इंक्यूबेशन स्कीम है जिसके अंतर्गत जब भी हमारा रिक्वायरमेंट आता है सर्वरों को पता चल जाता है बिजनेस इंक्यूबेशन स्कीम में, जिसमें 15 लाख रुपीस पर आइडिया का आपको फंडिंग मिलता है, देन 20 लाख रुपीस कमर्शियलाइजेशन के लिए मिलता है आपको। सिमिलरली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का स्कीम है हमारा IPR स्कीम, उसके अंतर्गत आपको पेटेंट जो फाइलिंग होता है डोमेस्टिक पेटेंट के लिए 1 लाख रुपीस का रिएम्बर्समेंट है, देन इंटरनेशनल पेटेंट जो है उसके लिए 5 लाख रुपए का रिएम्बर्समेंट है। ट्रेडमार्क जो अपन ने ब्रांडिंग की बात की हम लोगों ने, अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो 10,000 रुपए का रिएम्बर्समेंट उसके लिए मिलता है हमारे यहाँ से, वो फीस भी उतना ही लगता है लगभग। तो ये 3 चीज़ें जो है आपको गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। तो आपने पहले बिजनेस स्टार्ट किया, PMEGP, CMEGP, स्टैंड अप इंडिया, CGTMSE या और कोई बैंकों का भी अलग अलग स्कीम्स होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बैंक की भी खुद की स्कीम्स रहती है जिसके अंतर्गत वो फंडिंग करते हैं। तो बट आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए। आइडिया मतलब कंसेप्ट जो भी है इनोवेटिव हो जरूरी नहीं है, रेगुलर आइडिया भी चलता है। तो ये स्कीम्स में आपने फंडिंग करवाया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, हमारी ट्रेडमार्क की स्कीम है, आप पेटेंट करना है तो आप पेटेंट कर सकते, पेटेंट करके भी हमारे यहाँ रिएम्बर्समेंट है,
ट्रेडमार्क का रिएम्बर्समेंट है, आप अपना ब्रांडिंग कर सकते हैं। अब मार्केटिंग भी करना है आपको। मार्केटिंग के लिए हम लोगों का अलग अलग स्कीम है। प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग सपोर्ट का एक स्कीम है मिनिस्ट्री का, जिसके अंतर्गत आपको एग्जीबिशंस है, चाहे डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल, फॉरेन में भी जाके आप अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हो। हमारी ऐसी भी स्कीम्स है। आपको वहाँ पे स्टॉल लगाने, जैसे कोई बड़े एक्सपो हो रहे हैं वहाँ स्टॉल लगाना है, देन आपको आने जाने का फेयर, ये मिनिस्ट्री के तरफ से आपको रिएम्बर्समेंट मिलता है इसका। तो गवर्नमेंट ने हर स्टेज में आपको फैसिलिटीज दे रखी है, प्रोजेक्ट लगाने से लेके उसकी ब्रांडिंग से लेके आपको प्रोडक्ट सेल करने तक। बट ये सारी फैसिलिटी फ्रूटफुल कब होगी? जब आप आगे आके उसमें इन्वॉल्व होंगे और आप बिजनेस प्लान करोगे और उसको एनकैश करोगे आप। अब मैं स्लाइड करता हूँ। MSME DFO नागपुर, ये हमारे ऑफिस का नाम है, डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस नागपुर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड हो। हम लोग जो है बेसिकली पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काम करते हैं। जो भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए पॉलिसी बनती है अक्रॉस द कंट्री, वो पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ MSME बनाता है और वो पॉलिसी फिर सभी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट होती है। हमारा जो MSME नागपुर ऑफिस है, हम लोग विदर्भ के लिए पूरे जो 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं विदर्भ के, उसमें काम करते रहते हैं। हमारे पास में कई लोग आते रहते हैं। अभी मैं जैसे आपको यहाँ आके बता रहा हूँ, वैसे ये पूछने के लिए सर हमको बिजनेस कैसे लगाना, ऑफिस में हमारे यहाँ डेली एक मेरे ख्याल से 10 लोग तो मेरे पास रहते ही हैं जो आप बैठते हैं कि सर मुझे आइडिया दीजिए कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है ना। तो ऐसे दिन भर में पूरे ऑफिस में 50-60 लोग तो हमारे यहाँ पे विजिटर्स रहते हैं, अलग अलग ऑफिसर से कंसल्टेंसी लेते रहते हैं लोग। तो जो हमारा नागपुर ऑफिस है वो विदर्भ के पूरे 11 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग MSME के जो भी स्कीम्स है, पॉलिसीज है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। MSME जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। रिसेंटली मैं एक बंदे के पास बैठा था, MPSC दे रहा था, तो बताया सर ये सब तो हमारे सिलेबस में अभी MPSC में भी हमको ज़रूरत पड़ रही है इसकी। आई वॉज सरप्राइज ऑल्सो। तो MSME जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, पहले इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता था, तभी इसको डिफाइन किया। MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 आया, उसमें MSME की डेफिनेशंस दी गई। MSME को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। हमारे यहाँ पे जो रिसेंट है, अभी आत्मनिर्भर भारत जब पैकेज आया था कोरोना के समय, तो MSME का डेफिनेशन रिवाइज किया गया। तो उसके अंदर में पहले हम लोग यहाँ से प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बेस पे हमको क्लासिफाई करते थे। बट अभी जो है हमारा इन्वेस्टमेंट एज वेल एज टर्नओवर बिजनेस का, उसके ऊपर MSME का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्लासिफाई करना कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बनती है या सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं हम लोग, तो माइक्रो के लिए ज़्यादा सपोर्ट रहेगा, स्मॉल के लिए थोड़ा कम, मीडियम के लिए उसका कम, लार्ज के लिए थोड़ा और कम। क्योंकि छोटी इंडस्ट्रीज को बड़ा करना है तो उनको सपोर्ट भी ज़्यादा देना होगा, है ना। छोटा बच्चा रहता है घर में तो उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं, बड़ा हो गया तो खुद ही तैयार हो जाएगा सब अपना। तो सेम सिस्टम है कि छोटे बिजनेस को ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम देकर उसको बड़ा बनाना है। नेक्स्ट, उद्यम रजिस्ट्रेशन। किसी को भी नया बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का या MSME का, तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का हमारा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जितनी भी स्कीम्स की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो ही आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है कम्प्लीटली और इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है। उद्यम registration.gov.in करके गवर्नमेंट वेबसाइट है। चाहे आपका बिजनेस हो या आपके फैमिली का बिजनेस हो, आप जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन, अभी किसी का बिजनेस होगा आप लोगों के घर में या जो भी बिजनेस होगा, या तो उद्यम रजिस्ट्रेशन करके जो भी स्कीम्स मैंने बताया वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं।
और जो फ्यूचर में बिजनेस करने वाले हैं वो भी ये रजिस्ट्रेशन, जब आप बैंक में जाते हैं आपका प्रपोजल जाता है तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन मांगते हैं वो। ये कब करना है, लेकिन जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, अभी से नहीं करना है। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लगते इसके। नेक्स्ट स्लाइड को। ये हमने डेफिनेशन की बात की थी। जो ऊपर का पार्ट है एग्जिस्टिंग एमएसएमई क्लासिफिकेशन, उसके नीचे रिवाइज वाला आ गया है। पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग क्राइटेरिया था, सर्विसेज के लिए अलग था, अभी कॉमन क्राइटेरिया कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के लिए। आप देखेंगे माइक्रो इंडस्ट्री, नीचे वाला आप रो देखिए, माइक्रो इंडस्ट्रीज जो माइक्रो एंटरप्राइजेस, उसमें इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 5 करोड़। इसमें से कोई भी वैल्यू एक्सीड हो गई आपकी तो आप नेक्स्ट उसमें चले जाते लेवल में। स्मॉल इंडस्ट्री के लिए 10 करोड़ 50 करोड़ है, और मीडियम के लिए 50 करोड़ है 250 करोड़। 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और 250 करोड़ का टर्नओवर। अभी लगता है कि क्या आंकड़े दिए हुए हैं सब, लेकिन ये किसको पता है जो बिजनेस कर रहा है। ये रिकॉर्डिंग चालू है तो भी मैं बोलता हूँ, कल मेरे पास एक सज्जन बैठे थे, अभी उन्हीं का काम फोन आ रहा था। मीडियम उनका इन्वेस्टमेंट हो गया इक्विपमेंट्स में 80 करोड़ का, उसके वजह से वो एमएसएमई की बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे। फिर हमने देखा उसमें तो बेसिकली उनकी जो बैलेंस शीट की कैलकुलेशन थी उसी में गलती थी वो। तो जब उसको रिवाइज करवाया गया तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेवल में आ गए, और उसके वजह से अब समझ लीजिए कि अगर सपोज कोई टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 करोड़ का टेंडर वैल्यू है, तो उनको कोई वो टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करके होता है, ईएमडी कहा जाता है, कोई भी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो 5% या 10% भरना होता है। अब सोच लीजिए 10 करोड़ का अगर 1 करोड़ वो भरेंगे तो वो बिजनेस कैसे करेंगे, उनका तो वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाएगा पूरा। तो एमएसएमई का अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट नहीं लगता है। कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये आपको एक मार्केटिंग सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने। आप कोई भी गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट करो, आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो आपके पास में। जिनका फैमिली बिजनेस होगा वो घर पे जाके बता सकते हैं अपने पेरेंट्स को कि ऐसा ऐसा आपने उद्यम लिया है कि नहीं लिया हुआ है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन के सारे बेनिफिट, अगर कोई SC ST एंटरप्रेन्योर है उसको कहा जाता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जिसके अंतर्गत ये सब आता है। कोई SC ST कैटेगरी का एंटरप्रेन्योर है तो उसको 4% रिजर्वेशन भी मिलता है टेंडर के अंदर, और महिलाओं को तो 3% है वुमेन्स को। कोई टेंडर निकला सपोज 10 करोड़ का, तो उसमें 3% काम कम से कम महिला को जाना ही चाहिए। तो ये पॉलिसी है, ये नोटिफिकेशन है ये, और जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं दे आर फाइंडिंग टू डू दिस, उनको करना ही है, ये सब फॉलो करना है उसको। तो ये सपोर्ट सिस्टम जो है गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है ताकि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि छोटा बिजनेसमैन होता है 25 लाख का फैक्ट्री लगाया अपनी कोई इंडस्ट्री, और टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, वहाँ 1 करोड़ रुपए फीस है, तो आप तो जा ही नहीं पाओगे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो ये एग्जाम कर दिया। आप 100 टेंडर में भी पार्टिसिपेट करोगे तो आपको कोई पैसे नहीं लगने वाले। तो इसीलिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और क्लासिफिकेशन जरूरी होता है। नेक्स्ट, ये वेबसाइट दिया हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन का, कोई भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं udyamregistration.gov.in, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी वेबसाइट से करना है आपको। कुछ साइट्स हैं जो चार्जेस वगैरह लेती हैं, तो ये इज अ गवर्नमेंट साइट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से हो जाता है आपका। नेक्स्ट करिए। जरूरी है, अगर आपके अंदर खुद पे भरोसा है आपको, तो आप बड़े से बड़ी चीज हासिल कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि एक कॉलेज है अपना, वहाँ पे उन्होंने इनोवेटिव आइडियाज जो सबमिट होता है ना बिजनेस इंक्यूबेशन स्कीम में, तो उसमें एक लड़के ने आइडिया सबमिट किया था कि जो ये होते हैं प्लेन होते हैं जो अपने एरोप्लेन्स, उसका टरबाइन का टेम्परेचर जो है मेजरमेंट का डिवाइस बनाने के लिए। क्योंकि अभी भी जो उनका मैकेनिज्म है कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर जाता है तो सिस्टम प्रॉपरली जो रिपोर्ट आना चाहिए फीडबैक सिस्टम से वो नहीं आता है। तो उसने जो है उसके लिए आइडिया सबमिट किया, और वो आइडिया सिलेक्ट भी हुआ। उसको अराउंड 13.5 लाख का फंडिंग भी मिला,
और वो आइडिया करते करते वो लड़का जो है जगुआर कंपनी में सिलेक्ट हो गया इंटरव्यू में। उनको इतना पसंद आया आइडिया उसका। तो कहने का मतलब ये कि जब आप कुछ बड़ा सोचोगे तो आपको बड़ा मिलेगा। इफ यू थिंक बिग देन यू विल गेट बिग। छोटा सोचोगे तो छोटा ही मिलेगा, बड़ा नहीं मिल सकता कभी। तो आपको यू हैव टू थिंक वेरी हाई। डोंट थिंक कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। जब आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट करता है सारा, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। यू शुड बी पैशनेट एंड फोकस्ड। यू शुड बी फोकस्ड। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि सुबह सोचा माइक बनाऊंगा, शाम को सोच रहा कैमरा बनाऊंगा, दूसरे दिन सोच रहा है यार नहीं वो बोल रहा है केमिकल का बिजनेस अच्छा है तो केमिकल करूंगा। ऐसा नहीं। यू शुड बी फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। और सक्सेस एंड फेल्यूर इट डिपेंड्स ऑन अस। रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए। रिस्क आपको लेना पड़ेगा। कई बार लोग करते हैं यार ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे पैसे डूब जाएंगे। ये डर तो हमेशा रहता है। आप रोड पे चल रहे हैं तो एक्सीडेंट का खतरा तो हमेशा है। तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, नहीं तो आप घर में बैठे रहो, बाहर मत निकलो। उसमें भी रिस्क है, बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जा रहे हैं आजकल। तो वी हैव टू कीप रोलिंग। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यू हैव टू और आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपकी नॉलेज है तो यू कैन टेक द रिस्क। लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। यू हैव टू लीड द टीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए हर चीज हम खुद नहीं कर सकते। अगर मैं अपने आप को तो अगर मैं सोचूंगा कि मैं फाइनेंस भी मैं ही देखूंगा, मार्केटिंग भी मैं ही देखूंगा, प्रोडक्शन भी मैं देखूंगा, ह्यूमन रिक्रूट। ग्रुप में आगे बढ़ने से क्या होता है, जैसे हम फैमिली में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं ना, फैमिली में मेंबर्स रहते हैं, कभी आप निराश हो जाते हो तो कभी माँ भाई बहन जो भी होता है वो आपको मोटिवेट करता है। तो वैसे जब आप ग्रुप में रहोगे तो अगर कोई मेंबर डिमोरलाइज हो रहा है तो दूसरा मेंबर उसको मोटिवेट करता है। और आपके अंदर में सबके अंदर डिफरेंट स्किल्स होते हैं। We have to collect that skills together और फिर आप एक अच्छा कुछ कर पाओगे। कोई बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, मेरे पास आइडिया है बट मेरे पास मार्केटिंग स्किल नहीं है। आई विल टेक द सर इज गुड इन मार्केटिंग, सर आप आ जाइए, आई विल गिव द डायरेक्टरशिप इन माई कंपनी, यू प्लीज लुक आफ्टर द मार्केटिंग एक्टिविटी एंड रॉ परचेसिंग एक्टिविटी। सर का फाइनेंशियल स्किल अच्छा है, आई विल टेक द सर प्लीज कम टू माई कंपनी और वी विल फॉर्म अ कंपनी टुगेदर, यू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। किसी का प्रोडक्शन अच्छा है, मैं बोलूँगा आ जाओ आप प्रोडक्शंस देखो, ऑपरेशंस देखो। तो ऐसे कलेक्टिवली आपको काम करना होगा और फिर हर आदमी अपने अपने डोमेन में काम करेगा एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। तो आपको फ्यूचर ओरिएंटेड तो मैं अभी यवतमाल में था, वहाँ से he has considered my request और आफ्टर 1 मंथ जो है उनका लोन सैंक्शन हुआ 36 लाख का बैंक से। उसके बाद में उन्होंने इंडस्ट्री लगाई। उसी समय उनको हर स्टेप पे परेशानी आई थी। लोन नहीं हो रहा था, चलो लोन हो गया। फिर उसके बाद में ये कलमेश्वर में ही उनका प्लांट है, तो एक दिन बहुत पानी आया तो नाला वगैरह की दीवार टूट गई थी, उनका पूरा रॉ मटेरियल बह गया, यानी कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का रॉ मटेरियल बह गया, सोचिए। और नेक्स्ट डे इनॉग्रेशन था उसकी फैक्ट्री का और रात में दीवार टूट गई, बह गया वो फैक्ट्री, यानी पूरा रॉ मटेरियल बह गया। उसके वजह से इनॉग्रेशन 15-20 दिन आगे गया, ठीक है। उन्होंने फिर वापस मैनेज किया सारी चीज़ें, बैंक से रिक्वेस्ट करके एडिशनल फंडिंग मिला। फिर उसके बाद में मैंने लास्ट ईयर जो है इनॉग्रेट किया था उस कंपनी को। अभी 2 दिन पहले फ़ोन आया था, 13 को उनके दूसरे नए यूनिट का भी सेटअप हो रहा है। पहला यूनिट तो फुल फ्लेज चल रहा है उनका। मुझे फ़ोन किया, एक्चुअली मैं अवेलेबल नहीं था, सर बोले आपको ही इस फैक्ट्री को भी इनॉग्रेट करना है। मैं बोला सॉरी, बोला मैं तो नहीं, 13 तारीख से मैं आई वॉज आउट ऑफ टाउन, बट बोला माई बेस्ट विशेस। तो आप सोचिए कि हर स्टेप पे बंदा फेल होता गया, बट आज जब से उसकी फैक्ट्री स्टार्ट हो गई, अभी वो एक प्लांट तो उसका चल ही रहा है, अभी नया प्लांट वहीं पे कलमेश्वर में फिर से लगाया उसने। तो ये बायोमास ब्रिकेट्स का जो प्लांट है ये अच्छा प्रोडक्ट है। आपको सिर्फ देखना है आपके क्लाइंट्स इंडस्ट्रीज जो जहाँ पे बॉयलर्स फर्नेसेस होती हैं, आप उनके साथ में टाइप करके आप इसको प्रोडक्शन कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो।
इसके अलावा आपके यहाँ पे अगर कोई स्पेशलाइज आइटम्स बनाना जानते हैं आप लोग, कोई अगर जैसे फॉरेस्ट एरिया से अटैच्ड है तो फॉरेस्ट में बहुत सारे हर्ब्स रहते हैं, कॉस्मेटिक्स बना सकते हो आप लोग, हर्बल कॉस्मेटिक्स होते हैं वो बना सकते हो। बेसिकली जो होता है ना, मेरा तो ये मानना है कि जो भी इंडस्ट्रीज चलती है वो फॉरेस्ट और एग्री पे ही चलती है। कोई भी केमिकल बन रहा है या तो हम जमीन से निकाल रहे हैं या तो पेड़ पौधों से ले रहे हैं, या तो अभी ऑक्सीजन नाइट्रोजन बन रहा है, कहाँ से आ रहा है? एयर से आ रहा है ना। तो सब चीज का बेसिक रॉ मटेरियल इज एनवायरनमेंट। तो आप जो है रूरल से भी आपके यहाँ पे जो पोटेंशियल है, अवेलेबिलिटी के हिसाब से क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसके हिसाब से आप उसके बेस पे प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो। आपके गांव में कॉटन है, कॉटन करिए, सोयाबीन है तो सोयाबीन का भी प्रोडक्ट करिए, ऑयल मिल वगैरह लगा सकते हैं आप लोग। अगर फ्रूट टोमेटो वगैरह है तो आप अपना सॉस वगैरह का बिजनेस कर सकते हो, प्यूरी का बिजनेस कर सकते हो, फैक्ट्री लगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता उसमें। तो आपके पास जो देखिए दो चीज़ होता है, या तो रॉ मटेरियल हो या तो मार्केट हो, ऐसे जगह बिजनेस सेटअप होता है। या तो मेरे पास एबंडेंट रॉ मटेरियल है तो हम वो रॉ मटेरियल को लेके इंडस्ट्री लगा सकते हैं, या तो बहुत बड़ा मार्केट है तो हम वहाँ पे फिर रॉ मटेरियल दूर से भी लाए तो हम वो बिजनेस कर सकते हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री है। पैकेजिंग इंडस्ट्री जो है, चाहे कोरोगेटेड बॉक्स बोलो, आप देखिए पैकेजिंग का कितना वाइड स्कोप है। एनीथिंग विच इज कमिंग इट इज पैक्ड होता है, पानी आ रहा है, फिल्म आ रही है, वो आप देखेंगे वो जो बुके पे लगा हुआ है, वो रिबिन आ रहा है अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री जो इट इज ऑल्सो हैविंग वेरी वाइड स्कोप। आप पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी जा सकते हो। कोई भी एक दो कंपनी के साथ टाइप करिए, आप उनके साथ में टाइप करके अपना पैकेजिंग इंडस्ट्री लगा सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम कंपनियां जो है पैकेजिंग मटेरियल बाहर से खरीदती हैं। तो ये काफ़ी सारी जो है इस टाइप आपका नियर बाई जो भी इंडस्ट्री है, आप वहाँ थोड़ा सर्वे करके और आप मतलब वन ऑफ द वे ऑफ टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके आप उस प्रोडक्ट में भी जा सकते हो। तो जब तक आप इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपको आइडिया नहीं आएगा। लाइसेंसिंग में भी हम लोग हेल्प करते हैं। सर मेरा टाइम लिमिट हो जाएगा, बता देना। फाइनेंस असिस्टेंस तो बता दिया मैंने आपको। वेंडर रजिस्ट्रेशन है, जैसे हम लोगों को कोई भी बड़ी कंपनी जो गवर्नमेंट है वहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो उनका हमको वेंडर बनना होता है, तो उसका अलग प्रोसेस होता है। मार्केटिंग सपोर्ट के बारे में हमने बात किया। अभी एक जेम पोर्टल है, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल। गवर्नमेंट को कोई भी मटेरियल खरीदना होता है तो वो जेम पोर्टल के थ्रू ही खरीदता है। ऑनलाइन पोर्टल कम्प्लीटली। आप यहाँ बैठ के, सपोज चेन्नई में कोई कंपनी को कोई प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, वो अपनी रिक्वायरमेंट जेम में डालता है, जेम पोर्टल पे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अगर आपका प्रोडक्ट मैचिंग है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तुरंत मेल पे और व्हाट्सएप मैसेज पे। आप उसमें जाइए, आप टेंडर में पार्टिसिपेट करिए। अगर आप लोएस्ट रेट आपका आ गया, यू विल गेट द टेंडर। यानी आप नागपुर में बैठ के चेन्नई के टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कलकत्ता के टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कंप्लीटली ऑनलाइन सिस्टम। वैसे एक पोर्टल है CPP पोर्टल, ये किसी को पता नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए इसको। कई बार कंपनी वाले भी आते हैं, उनको भी नहीं मालूम रहता क्या है बोलते हैं। सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, जितने भी बड़े टेंडर्स होते हैं वो पोर्टल के थ्रू होते हैं। सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, उसके थ्रू बड़े जो हाई वैल्यू टेंडर है वो सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के थ्रू होते हैं। उसमें टेंडर डालना होता है, यहाँ आपको पता चलेगा, आप उसमें पार्टिसिपेट करो। तो 50-60% बिजनेस तो आप ऑनलाइन बैठ के कर सकते हो, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लो। ये कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में है, हम लोग क्या क्या करते हैं। इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, और दिस नेक्स्ट सम ऑफ ये फोटोज हैं जो हमने प्रोग्राम्स किए। नेक्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह प्रोग्राम जो 1 वीक का होता है, MDP होता है, उसमें हम लोग फिर स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, उस पर ज़्यादा जोर देते हैं। कैसे आपको 1 डे में तो ये सारी चीज़ें कवर नहीं होती हैं, आपको एक आउटलाइन मिल जाता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, प्रोडक्ट सिलेक्शन करके हर चीज़ जो है
उस तरीके से 5-6 दिन का कोर्स होता है पूरा वो। नेक्स्ट, जेम का बात किया हम लोगों ने, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। आप देख सकते हैं घर पे बैठ के, कभी देखिए थोड़ा सा फेसबुक व्हाट्सअप से अलग हटके गो फॉर द जेम, आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी उसमें। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की हमने बात किया, क्या क्या देखो देख रहे हैं आपको, फ्री कॉस्ट टेंडर, अगर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो ये सारा आपको फैसिलिटी अवेलेबल है। EMD एग्जाम्पशन है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कहा जाता है। 25% रिजर्वेशन टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब देखिए यहाँ मीडियम एंटरप्राइज नहीं दिया है, माइक्रो स्मॉल दिया है। माइक्रो स्मॉल को 25% रिजर्वेशन दिया हुआ है, मीडियम स्केल इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। यानी अगर गवर्नमेंट की कंपनी, बड़ी कंपनी अगर कोई 100 रुपये का मटेरियल खरीद रही है तो 25 रुपीज़ का उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेना है। इट इज़ अ नॉर्म्स, और वो करते भी हैं इस चीज़ को। फिर रिजर्वेशन में जो बात किया, 4% SC/ST को और 3% वुमन एंटरप्रेन्योर्स को। प्राइस प्रेफरेंस भी मिलता है, सपोज आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप लो कॉस्ट में अगर सप्लाई कर सकते तो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। मार्केटिंग असिस्टेंस का बात किया हमने, ट्रेड फेयर्स का। नेक्स्ट, जेम का है ये। नेक्स्ट, क्रेडिट फैसिलिटेशन पे बात होगी हमारी, PMEGP, CMEGP, स्टैंड अप इंडिया, CGT, MSC, ये सब स्कीम्स हैं। मैं चाहूँगा कि आप ये स्लाइड्स, इनका जो ये है वेबसाइट्स है, आप देखो इसको। यानी मेरे ख्याल से 1-2 घंटा तो इसको दीजिए आप दिन भर में, तो ऑटोमेटिकली जैसे आप बाकी सब में देते हैं तो ये एज ए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी समझ के कर लो इसको। आप ये सारी वेबसाइट्स देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, तो आप कभी भी फिर जॉब का नहीं सोचेंगे, बिजनेस का ही सोचेंगे। नेक्स्ट, ये PMEGP का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। गूगल में आप डालेंगे PMEGP ऑनलाइन एप्लीकेशन, वेबसाइट आ जाता है उसका, PMEGP का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके कुछ नॉर्म्स जो है, अभी ये लिमिट जो है आप देखेंगे सेकंड थर्ड लाइन में 25 लाख था, इसको 50 लाख कर दिया है, यानी 50 लाख तक के प्रोजेक्ट्स आप PMEGP में कर सकते हो। नेक्स्ट, ये चैंपियन पोर्टल एक इम्पॉर्टेंट है। आई एम द नोडल ऑफिसर फॉर दिस पोर्टल फॉर विदर्भ रीजन। तो चैंपियन पोर्टल में अगर आपको, अभी जैसे हमने इतनी सारी बात की, हो सकता है कुछ लोगों को ना समझा हो, या हो सकता है सबको नहीं समझा, बोथ आर एक्सेप्टेड। तो आपको कोई डाउट है बिजनेस कैसे लगाना है तो आप चैंपियन पोर्टल में भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो, वो मेरे पास आती है रिक्वेस्ट, और हम लोग फिर जो है आपको मतलब आंसर करते हैं उसके ऊपर। रियल टाइम मैकेनिज्म पे चलता ही है। कोई भी हमारे पास ग्रीवेंस आती है तो विद इन 3 days वी यूज टू रिजॉल्व दैट। 3 days नहीं, अभी सॉरी, अभी तो 2 दिन कर दिया, 48 आवर्स में हमको अटेंड करना है उसको। तो चैंपियंस पोर्टल चाहे आपका बिजनेस लगाने के लिए हो या आपके बिजनेस को चलाने में कोई दिक्कत आ रही है, तो हमारे पास में इसमें कंप्लेंट्स आते रहते हैं लोगों की, सजेशंस, कंप्लेंट, ग्रीवेंसेस, गाइडेंस चाहिए, तो champions.gov.in ये पोर्टल पे आप कर। और ये पोर्टल पे जाने से जो स्कीम्स की भी बात की है हमने, वहाँ ऊपर में टाइटल में दिया हुआ है स्कीम्स फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स, वो सारा चीज़, और विद लिंक भी दिया हुआ है उसके अंदर में, तो आप उसमें देख सकते हो। नेक्स्ट, ये हमने ऑलरेडी बात किया, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम अभी नहीं चल रहा है फिलहाल, बंद है इस समय। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी ये सब स्लाइड्स पे बात हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट, ये हमने ऑलरेडी बात किया, स्टॉल चार्जेस वगैरह हम आप लोगों को रिइंबर्समेंट करते हैं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी यहाँ वो एग्रोविजन हुआ था, एग्रोविजन में हमने सब्सिडी दिया था। अभी इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ, वहाँ पे भी दिया। आज वहाँ पे इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस हो रहा है, उसमें भी हमने सब्सिडी दी है। तो ऐसे बड़े बड़े एक्सपो में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट, बारकोड होता है ना प्रोडक्ट पे, देखा होगा आपने लाइंस का, जो बारकोडिंग के लिए भी हमारा अभी नया चालू हो गया। एक 50,000 जो है हम लोग रिएम्बर्समेंट देते हैं, जो भी नई कंपनी है वो बारकोड लेती है तो सिस्टम, ये GS1 इंडिया से लेना होता है इसको। नेक्स्ट, तो भी कॉमन स्लाइड्स हैं सारे। मैं चाहूँगा कि कुछ अपन क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं, या अगर कोई चीज़ छूट गई हो जिसको आप समझना चाहते हो तो वैसा बता दीजिए। कोई डाउट्स है आप लोगों का?
एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? इन जेम्स की जो अभी सर ने बताया उसकी वेबसाइट पे अगर आप जाते हो और किस प्रकार का रिक्वायरमेंट्स उसमें रिक्वायरमेंट आते हैं, वो सिर्फ रिक्वायरमेंट के लिस्ट को भी गो थ्रू करते हो ना, मुझे लगता है आपको यस काफी idea होगा। यस। अभी मैकेनिकल से कौन कौन है, हाथ ऊपर करिए। सब मैकेनिकल है क्या? ओके। बेसिकली मैं तो केमिकल इंजीनियर हूँ, बहुत ज़्यादा मैकेनिकल इंडस्ट्री का नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ भी मैकेनिकल वाले इंजीनियर्स रहते थे जो मेंटेनेंस है वो सारे देखते थे। हम लोग प्रोसेस पे काम करते थे, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसका केमिस्ट्री के बारे में हमारा काम रहता था। मैकेनिकल वाले मेंटेनेंस जो है मशीन का या डिज़ाइनिंग है। इंडस्ट्री में बहुत क्रिएटिव काम चलते रहता है, डेवलपमेंट है, मतलब आपका कोई प्रॉब्लम आ रही है, मशीन बंद हो रही है या जाम हो जा रहा है प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें जो मैकेनिकल की टीम है उसको, इलेक्ट्रिकल का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, पावर कंजम्पशन है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स देखते थे उसको। तो इस तरीके से ये चीज़ें कलेक्टिवली सारा इंडस्ट्रीज जो है वो सब मिलजुल के चलाना पड़ता है आपको। पूछिए अगर कोई डाउट है तो, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ बोलिए। सर जैसे आपने बताया कि आर्ट क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें से जो फोकस वाला है, जैसे मेरा माइंडसेट रहता है हमेशा मतलब कुछ ना कुछ नया सोचते रहता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये बना सकता हूँ, ऐसा ये आइडिया रहेगा, मतलब फिर उसमें कैसे फोकस कैसे होगा? फोकस ऐसे होना होगा कि यू हैव टू, अगर सिंपल है यार, आपको अगर 50 आइडियाज आ गई तो सबसे पहले तो हमारी प्रैक्टिस होना चाहिए कि हमने जो भी आइडिया है उसको एक पेपर पे नोट डाउन कर लो। 50 प्रोडक्ट के बारे में सोच लिया, तो एक महीने के अंदर यार 50 प्रोडक्ट है जो मैं काम कर सकता हूँ। फिर आप उसको पहले पेपर पे नोट डाउन कर लो और उसके बारे में आप स्टडी करिए प्रोडक्ट के। या तो आप ऑनलाइन स्टडी करिए या कोई एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ भी आप आ सकते हैं, कंसल्टेंसी हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको फिर समझ में आएगा कि उसमें प्रोडक्ट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बहुत सारे पैरामीटर है, वो चीज़ें आपको एनालाइज करना होगा। तो जब हम करेंगे कि वो इसमें से ये प्रोडक्ट है सब, यार नहीं इसमें तो कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी या मशीनरी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, मार्केट भी काफ़ी वोलाटाइल है, तो फिर आप उसको कट कर दोगे। ऐसे आप फिल्टर करते जाओगे अपनी लिस्ट को, और हर चीज़ तो आपको आएगी नहीं, तो आपको एक्सपर्ट से कंसल्टेंसी लेना पड़ेगा, तब जाके आप एक जो है फोकस आपकी जो फाइनल लिस्ट रहेगी या फाइनल प्रोडक्ट रहेगा हम चूज कर पाओगे उसका। तो सबसे पहले आप लिखो उसको पेपर पे, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चलता है लेकिन वो कुछ देर बाद गायब हो जाता है। तो बेटर वे वी शुड राइट डाउन, और उसको राइट डाउन करके उसके या अभी तो गूगल पे हर चीज़ का आंसर मिल जाता है कि हाउ इज दिस बिजनेस, तो उसमें आपको बहुत सारे आएंगे। तो ये तो हमारे अंदर भी इंजीनियरिंग करने के बाद में एबिलिटी आई जाती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ये तो हम समझ लेते हैं आराम से। तो लाइक दैट ओनली यू हैव टू स्क्रीन योर लिस्ट, फिल्टर करते रहना है उसको, तो ऑटोमेटिकली आपको एक सिंगल प्रोडक्ट पे आप आ जाओगे कि यस आई विल डू दिस। और कोई? हाँ बताइए। सर जैसे अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, हाँ उसके लिए स्टेप्स क्या रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम तो चाइना से ही इम्पोर्ट होता है। नहीं, उसमें देखिए कैसा है कि चाइना से सारा पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल तो नहीं आ रहा ना, कुछ कंपोनेंट्स उसके चाइना से आ रहे हैं। बेसिकली इंडिया में क्या हो रहा है, फैब्रिकेशन है, असेंबलिंग है, और कुछ कंपोनेंट चाइना से आ रहे हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल, या तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करो या तो पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात करो आप, है ना। तो व्हीकल में तो फिर जैसे सब लोग कर रहे हैं आपको भी करना है, आपको पहले लिस्ट आउट करना है आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसके लिए फिर मशीनरी आपको जो भी लगने वाली वेल्डिंग मशीन है, वो बेंडिंग मशीन रहेगा, पेंटिंग का जो आता है उसका स्प्रे पेंट, वो सारा चीज़ आपको पहले लिस्ट बना लीजिए। कुछ पार्ट्स आप फैब्रिकेट कर पाओगे, कुछ पार्ट आपको मार्केट से परचेस करना पड़ेगा। सर इसका रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर पहले आपने अभी जैसे ई व्हीकल आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे वो लिस्ट आउट कर लीजिए, और वो कंपोनेंट्स
उसमें से आप कौन से बना सकते हो वो लिस्ट आउट करना अलग करें, और क्या मार्केट से परचेस करना होगा, दोनों कैटेगराइज्ड हो गया। फिर जो आप बना सकते हो इन हाउस, उसके लिए आपको मशीनरी क्या लगेगी वो आपको लेना पड़ेगा लिस्ट आउट करके, है ना, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे कंपोनेंट इन्वॉल्व है। तो आपने मशीनरी क्या लेना है वो आपको टेक्नोलॉजी सिलेक्शन में आ जाएगा, और मार्केट से जो प्रोडक्ट आपको बाकी मटेरियल खरीदना है तो आप उसके लिए कौन आपको स्पेसिफिकेशन आपकी फिक्स करना होगा आपको, और वो स्पेसिफिकेशन का मटेरियल कौन सा कंपनी या ट्रेडर सप्लाई करता है, उसके साथ कॉस्ट निगोशिएशन, ये सारी चीज़ करके, और ये दो कलेक्टिवली फिर इसको लाके यू हैव टू मेक द ई व्हीकल। और ये फिर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी पहले, देन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने, एक बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई तो सेम मेथोडोलॉजी है आपका। आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी आ रही है, 50 लाख है तो PMEGP में अप्लाई करो, 1 करोड़ तक जा रही है तो स्टैंड अप इंडिया में करिए, उसके ऊपर जा रहा है तो CGT MSE में करिए, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट कॉस्ट आप स्कीम्स में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ कि आप PMEGP में जाते हो तो आपको कास्ट कैटेगरी क्या है आपका, SC है, तो आप 25% सब्सिडी मिलती है आपको, 65% बैंक फाइनेंस होता है, कितना हो गया 90 हो गया, 10% to 5% आपको लगाना होता है आपकी जेब से। ऑफिस में आ जाइए, सबसे पहले मेरा ये सजेशन है कि आपने तो बहुत सारा यही समझ लिया कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है स्पेसिफिक, अभी ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग या ई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में मशीनरी और वो सब आप कोटेशन पहले मंगा लीजिए सारा, और फिर आप आ जाइए हमारे ऑफिस में, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है। आप खुद भी बना सकते हो या एक्सपर्ट की भी हेल्प ले सकते हो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो है, और देन आपका प्रपोजल सबमिट करेंगे, आप फंडिंग ले सकते हो उसमें। तो आपको जो पार्ट्स लग रहे हैं वो लिस्ट आउट करो, क्योंकि वो एक्सरसाइज आपको ही करना पड़ेगा, और उसके कोटेशंस मंगा लो कहाँ से क्या मिल रहा है, तो हम लोगों को आइडिया आ जाता है कि प्राइस क्या चल रहा है इस चीज़ का। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाएगी उसमें। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं आ रहे मतलब सब समझ गया लग रहा है लोगों को। ऐसे ही होता, मैं भी जब था तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आते थे, सब समझ जाता था, ऐसे लगता है। ठीक है, एनीवेज थैंक यू वेरी मच, एंड आप लोगों को बहुत बहुत बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं मेरी ओर से फॉर एकेडमिक ऑल्सो, और आपने अपना खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश करें, और आप लोगों को कहीं भी कोई हेल्प लगता है तो आप MSME ऑफिस है, DIC ऑफिस है, KVIC है, बहुत सारी एजेंसीज है जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आप इनसे सपोर्ट लेकर आप अपना बिजनेस लगा सकते हो, उसको चला सकते हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for guiding us about the scheme provided by government, which we were not familiar or unaware about that. Now I request HOD of department, Mr. Amit Tajni sir, to present a moment as a token of love and respect to our respected guest. And thank you all the students, staff of Mechanical Engineering Department for patiently and carefully listening guest speaker. And once again, thank you to all of us.